पिछले साल के अंदर अंदर जो है वो कितने हालात बदल गए हैं इधर? सर बहुत बड़ी हालात बदली हो गई है। कोई पानी तो नहीं जाने देना, जंगल में नहीं जाने देते, जंदो घाट पर जाते हैं फिर भी रोक देते हैं, फैर कर देते हैं, उधर दाएं शाने सड़ते हैं हम लोग, फिर नाश्ता कारण जहाँ छप जाने उन्हें। कब अतुल्ला की कसम सर, हम जंग की हालत में खड़े होते हैं। हमारे जो बच्चा पैदा होता है वो भी जंग में हाजिर होता है। जिंदगी इंडिया आर्मी जो है वो हमारे नुकसान कर रही है, बिल्कुल ताड़ के। मेरे अब्बू तो कभी गलत थे ही नहीं है। इतने बुजुर्ग इंसान जिनके इतने बड़े बड़े पोते हैं, इतने बड़े बड़े दोते हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे? सिर्फ लकड़ी के लिए जाएंगे। उन लोगों ने मेरे अब्बू को शहीद कर दिया, अब उन लोगों की डेड बॉडी भी नहीं दे रही हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू की डेड बॉडी दे दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे वालिद की डेड बॉडी वापस कर दी जाए। सड़ते थे, इधरों फुर्सत मिलती थी, मक्खियाँ गुड़ते थे, एक करते थे, सौदा मिल जाए चले जाते थे, लकड़ा लेके आते थे। कभी घंटे 2 घंटे फैर बंद कर दिया, उसके बाद फैरिंग करते हैं। घर मिला, घर से बाहर मिला, पानी भरता मिला, लकड़ टुकड़ा मिला, ये फैरिंग करते हैं, मार देते हैं, उठा कर ले जाते हैं। मैं इस वक्त सतवाल सेक्टर में मौजूद हूँ और ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो बटल सेक्टर है और बटल सेक्टर पे आज भी फायरिंग हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के तकरीबन बहुत सारे मकामात पर जो है वो यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, आगे जाने की इजाज़त नहीं है, मगर यहाँ तक हम हैं और यहाँ से आगे जो गाँव है, ये अजीरा जो तहसील है रावला कोट से जो है वो वहाँ से ये रोड आ रही है और ये जो क्रॉसिंग है जिससे हमने पहले आपको चकोठी दिखाया, ये इसी तरह से रावला कोट पुंछ तक जाती है और भारतीय साइड पर जो है वो पुंछ और राजवड़ी के जो इलाके हैं वो दूसरी तरफ है। बहरहाल यहाँ पर भी हालात ख़राब है। मिंडला जो गांव है एक आगे, वहाँ से इतलात यह है कि एक 80 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को जो है वो जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गया था, वो उसे जो है वो भारतीय फौज ने दहशतगर्द करार दे के मार दिया। फिर दूसरा, यहाँ पर भी हम जितने इलाकों में गए हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी ही मिल रही है कि लोग जो है वो बड़े तंग है, क्योंकि ये जो फायरिंग का जो सिलसिला है किसी को मालूम नहीं ये कब शुरू होता है, कब ख़त्म होना है। ना सिर्फ जो है वो फायरिंग की जा रही है बल्कि जो मार्टर गोले हैं वो भी मारे जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो कामकाज है लोगों का वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से हमने चकोठी में देखा, फसलें जो हैं वो लोग काश्त नहीं कर पाते, उन्हें काट नहीं पाते, मवेशी अगर चले जाएं तो उन्हें वापस नहीं ला पाते, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। जो ज़िंदगी है वो बड़ी रुक गई है इन इलाकों में और बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तो अभी हम यहाँ पर आगे चलेंगे। ये जिस केस का मैंने हवाला दिया कि वो एक 80 साल से ज़ायद उम्र का शख्स, काजिम शाह उसका नाम है, और उसे जो है वो दहशतगर्द करार देकर जो है वो क्यों मारा, किस तरह से मारा और किस तरह से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ चला गया, एक तो उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो कुछ आगे एहतजाज भी कर रहे हैं, हम उनका एहतजाज भी आपको दिखाएंगे। ये मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही गाँव हैं और वो भी आपको दिखाएंगे कि वो लोग क्या कहते हैं और फिर ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इस इलाके में क्या है, किस तरह से जो है वो ये कशीदगी जो है वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहने वाले लोगों को, जो पाकिस्तान की साइड पर लोग हैं, उन्हें किस तरह से मुतासिर कर रही है। मैं इस वक्त बटल सेक्टर में मौजूद हूँ और यहाँ से जो नज़दीक तरीन इलाका है वो तहसील अजीरा है और यही जो रोड है वो आगे जाती है पुंछ की तरफ। रावला कोट पुंछ क्रॉसिंग है वो यहाँ से कुछ दूर है और मिंडला गांव है। और यहाँ पर अभी हाल दिनों में एक वाक़या जो कि रिपोर्ट हुआ वो ये था कि एक बुज़ुर्ग थे जो कि बिल्कुल मिंडला गांव के रहने वाले थे और वो जो है वो अपने लापता हो गए और उनके बारे में शुबा ये जाहिर किया जाता रहा कि शायद वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर गए हैं। और बाद में इतलात ये आई वहाँ से बॉर्डर के दूसरी तरफ से कि जो है वो उन्हें एक तो ये कि दहशतगर्द करार दिया गया और दूसरा जो है वो उन्हें वहाँ पर जो है वो शहीद भी कर दिया गया। तो ये बड़ा अनयूजुअल वाक़या है और ये पहले इस तरह के वाक़यात बहुत कम जो है वो देखने में मिले। क्रॉसिंग्स होती रहती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, मगर ये बड़ा गैर मामूली है कि इस तरह से किसी एक बुज़ुर्ग
का इस तरह से दूसरी तरफ चले जाना और फिर जो है वो इस तरह से वहाँ पर शहीद कर दिया जाना। तो इसी जो केस के हवाले से, क्योंकि ये वाक़या ये गैर मामूली और ये अभी हालिया दिनों में देखने में आए, ये उसी तरह से जिस तरह चकोठी वाले वाक़े भी हमने आपको दिखाए, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के वाक़यात हुए थे। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये जो केस है काज़िम साहब वाला, ये क्या मामला है? मैं चाहता हूँ इस वक्त उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? हमजद अली शाह नाम है मेरे। वो कज़न थे। अच्छा। हाँ जी, और ब्रदर इन लॉ भी थे जी। क्या मामला क्या हुआ है? अभी ये जो हम सुन रहे हैं कि वो लापता हो गए और फिर बाद में उनके बारे में पता चला कि जी कि उनको वो दहशतगर्द करार देकर भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि जो है वो उन्हें वहाँ पर जो है वो शहीद कर दिया गया। बदकिस्मती से ये है कि वो अपने ही इलाके में सुबह सुबह गए 8 बजे के राउंड वो, और लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं, और फिर वहाँ से जब वो काफ़ी देर के बाद नहीं आए, उनकी तलाश की गई तो नहीं मिले हमें। कितनी उम्र कितनी थी उनकी? 80 प्लस। 80 साल से ज़ायद उम्र थी। बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर हमारी ये वो जो उनका जो चैनल जो उनकी जो चीज़ें बता रहा है, वो बता रहा है कि एक स्टिक और 3 उनके जेब में टाफियाँ थी और एक 500 का नोट था। क्या दहशतगर्दों के पास यही चीज़ें होती हैं? वो किस तरह से ये बड़ा किस तरह से जो है वो ये जो है वो करार दिया जा सकता है? पिक कर लिया उन्होंने वहाँ से, उन्हें फिर ब्रूटली शहीद किया उन्हें। और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये बंदा पेंशनर है, 1964 से लेकर 1998 तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट था यहाँ। अच्छा, ये आप मुझे पहले ज़रा कागज़ दिखा रहे थे और आपका ये कहना था कि क्योंकि वो टीचर्स थे, रिटायर्ड टीचर हुए थे। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, 1964 में उन्होंने महकमा ज्वाइन किया है, 1998। अच्छा, 1998 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है। और वो आप ये भी बता रहे थे कि बीमार हैं वो, और ये उनकी डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये कोटली हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद इखलाक, MBBS FCPS क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट फिजिशियन। ये उनकी रिपोर्ट है। ये रिसेंटली हमें 10/3/17 को, यानी मार्च 17 को उनका चेकअप है। अच्छा, मेरे साथ अब उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? वजात अली शाह मेरा नाम है। वजात साहब, मुझे थोड़ा सा बताएंगे ये क्या मामला हुआ, क्या था? अब्बू जी इधर हम जो मेडला गाँव में रहते हैं, वहाँ से करीब ही एक खेत है, वहाँ से लकड़ियाँ कभी कभी जाते थे, वो जमा कर रहे हैं। उधर लोग भी जाते हैं लकड़ियाँ जमा करने, तो वो भी कहीं कभी कभी जाते थे। अच्छा। और वो वो अपने खेत में लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ से पकड़ लिया गया और उठा के दूसरे दिन हमें शाम को पता चला, उनकी जो मीडिया ने बताया कि इस तरह से हमने एक वो जो है प्रोपेगेंडा किया उन्होंने कि दहशतगर्द था। हालांकि वो 80 अबोव थे, वो क्या दहशतगर्दी करते, स्टिक के सहारे चलते थे, बीमार भी थे, तो क्या वो दहशतगर्दी करते? क्या ये गैर मामूली है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पहले भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है या ये बिल्कुल हट कर जो है वो ये मामला? गाँव में पहली मरतबा हुआ है ऐसा वाकया, इस गाँव में हम पहली मरतबा हुआ है, और वो उन्हें पकड़ के ले गए। हाँ जी। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप काजिम साहब के छोटे भाई? नहीं, छोटा भाई। क्या आपका क्या मुतालबा क्या होगा अभी ये सारी साल में? ये तो मुझे बता रहे हैं कोई पता नहीं गए हैं या हमारा ये मुतालबा है कि लाश जो है उनकी वो हमें वापस करवा जाए। ये सबसे बड़ा मुतालबा है। और क्या आप मुतालबा करना है? जब वो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी जो है हमें वापस करवाई जाए। बैनुल-अक़वामी जो अदारा जात हैं उनसे भी अपील है, हुकूमत पाकिस्तान से भी है, रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत अगर कोई किरदार कर सकती है तो उससे भी है, पाक आर्मी से भी है कि मेहरबानी करके हमारे भाई की लाश को हमें वापस दिलवाया जाए। 100-200 मीटर की या 300 मीटर की दूरी पर है वो जो FDL है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो वो नीचे खेत में लकड़ियाँ गठियाँ कर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, और छोटी छोटी वो खुद भी नहीं काट रहे थे, बल्कि किसी की काटी हुई वो लकड़ी 28। और ये आमतौर पे लोग करते हैं यहाँ पे ये रहने हैं, चूँकि ये हमारा जरिया यही है ना, कुछ सुई गैस तो है नहीं,
कि वो इस्तेमाल करते हैं, यही लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे अब ये बताएं जी कि ये कितना अब इसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि आपने कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई है या जो है करवाई हुई है थाने में जो हमारा है, फिर अपनी इंसामिया से डिप्टी कमिश्नर से उनसे भी रब्ते में हैं। उनका फिर ये जो आर्मी है उनसे रब्ता होता है, 8 लाइन में बातचीत होती है इनकी, और फिर वो जो है वो तरीकाकार तय करते हैं। अभी तक हमें जो बताया गया है कि उन इंडियन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इन्होंने कोई बात करने की कोशिश की है, तो ये उनका एक्चुअल शनाख्त कार्ड है। अच्छा, ये उनका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड है। और अच्छा। ये वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमें अच्छा। इंडियन चैनल्स पे जो दिखाई गई, और अच्छा। वहाँ से फिर हमने वो यूट्यूब तो से ये आपको लगता है ये वही है? ये आप तक किस तरह से व्हाट्सएप होगी, आपको किस तरह से पता चला? ऑनलाइन पे ट्रेडर है ना, उन्हें किया। अच्छा, ट्रेडर्स हैं। फिर ये है कि हमारे बंदे सोशल मीडिया पे भी आ गई है। अच्छा। फिर ये है कि इधर भी फैमिलीज डिवाइडेड हैं, कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं। अच्छा जी जी। तो ये इस तरह से आपको पता चला कि ये दूसरी तरफ गए हैं और फिर जो है वो इन्हें शहीद कर दिया गया? जी हमें तो चैनल्स के थ्रू पता चला, जी टेलीविजन पे जब उनका प्रोपेगेंडा सामने आया कि ये दहशतगर्द, और फिर तस्वीर वो भी इधर थी, मैंने ऑफलाइन की हुई थी। अच्छा। यूट्यूब से, तो वो चूँकि टाइम लिमिट तो ये आप तो तस्दीक कर रहे हैं कि ये आपके जी, जो वो वो कज़न ही है? कज़न है। अच्छा, आपके वालिद हैं। जी जी, इनके ये मेरा ख्याल है यहाँ पे जो फैमिली है अब ये तो इस बात की कॉन्फर्मेशन कर रही है, और ये जो तस्वीर है वो इनका कहना है कि ये तस्वीर उन्हें वहाँ से जो है वो व्हाट्सएप की गई है, और ये बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा सोशल मीडिया पे भी इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर भी आई है, बड़ा गैर मामूली है। पहले हालात ख़राब हुए हैं, मगर इतने ख़राब हालात, और वो फिर इस तरह के मामलात में कि जहाँ पर एक जो है वो 80 साल से ज़ायद उम्र का बूढ़ा है, और उसे जो है वो ये कहकर जो है वो शहीद कर दिया जाता है कि वो दहशतगर्द है। और ना सिर्फ शहीद कर दिया जाता है, बल्कि अभी तक जो हमारी इतलात हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी कहा है, जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी बॉडी वापस लाने के लिए कहा है, मगर अभी तक उस हवाले से भी जो है वो कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी इधर आगे चलते हैं, वो इन्हीं के हवाले से जो है, और वो फिर गाँव जो LOC के आसपास जो लोग रहते हैं, वो गांव के कुछ और भी लोग हैं जो कि एहतजाज करें, ज़रा हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि सारी टेंशन में अभी जो ये बनी हुई है पिछले 7-8 माह में, उनकी ज़िंदगियां किस तरह से मुतासर हुई हैं। मैं इस वक्त तो सड़क पर मौजूद हूँ जो तहसील जीरा से आती है, और आगे यहाँ पर एक गांव है मिंडला, और ये उस गांव के जो मुतासरीन हैं मेरे साथ मौजूद हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल साथ ही इनका गांव है, और ये भारतीय जो अभी जो रीसेंट टेंशन हुई हैं उसमें बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। तो ये लोग जो है वो यहाँ पर इनका एहतजाज जो है वो जारी है। मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम रईस है, और मैं मिंडला गाँव जो LOC पे वाक़या है वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। क्या ये एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा है, क्यों सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? ये एहतजाज ये 27 तारीख इसी माह की सुबह 10 बजे हमारे गांव के जो रिहायशी हैं मोहम्मद तरीन, ये बुज़ुर्ग थे सैयद काज़म शाह, वो दिन 10 बजे अपने खेतों में काम कर रहे थे कि इसी दौरान जो है इंडियन आर्मी ने उन्हें जो आज़ाद इलाका है उसमें आके हमारे इलाके में मुदाखलत करते हुए उन्हें अगवा करके ले गई, और उन्हें जाके अपनी जो अपना इलाका था उसके अंदर शहीद कर दिया। तो 27 तारीख से लेकर आज दिन तक हम रोडों पे हैं, और हमारा जो एहतजाज ये है कि आज़ाद इलाके से एक आज़ाद शहरी उसे जबरन अगवा किया गया जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था, और उसे जाके शहीद किया गया। आप पहले भी एहतजाज करते रहे हैं? 27 तारीख से आज दिन तक मुसलसल हमने जो हजीरा से तेतरी रोड क्रॉसिंग पॉइंट रोड गुजरती है उसको बंद किया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। आज चूँकि ये तादाद कम है, इसलिए कि आज सुबह से इंडिया ने वहशियाना फायरिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे हमारे अभी तक जो हमारी इतलात हैं उनके अंदर 4 जो हमारे लोग हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। आप सब लोग जो है वो मिंडला गांव के ही रहने वाले हैं जी? मदारपुर, तेतरी रोड, LOC, ये सारे के सारे जो वो LOC के गांव। क्या अब इस पर आप लोगों का आगे मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि ये जो सीधी सीधी इंडियन आर्मी अगवा करके ले जा रही है, ये क्रिमिनल एक्ट है।
एक तो यूनाइटेड नेशन की रूल्स के मुताबिक पाबंद हैं। आज भी फायरिंग हुई है? आज फायरिंग हुई है। सुबह पहली फुर्सत में अपना दरा शेर खान में हमारे जो है आदमी को मार दिया गया, वो शहीद हो गए। फजल अहमद उनका नाम था। कुकूटा में गजाद नाम के जो हमारे आदमी थे वो शहीद हो गए। 4 आदमी ज़ख्मी थे। अभी इतला आ रही है बटल में भी हुई है। ये सारा इलाका पूरा इसी जगह पर हो रहा है या फिर आसपास के भी जितने इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हालात? हमारा क्योंकि फौरी तौर पे इस तहसील में जो तत्ता पानी से लेके तो तरदेतरी नोड क्रॉस तक आगे जो अब्बासपुर का इलाका है ये एक ही तहसील है जीरा, तो ये इसका सारा इलाका डिस्टर्ब है और सारी हमारी आबादी मशरक़ की जो है वो बुरी तरह से फंस गई है। खौफ और आस है। वो जो गोला फेंक रहे हैं वो जो फटता है तो तबाही कर देता है। अच्छा, ये कितना आप भी बात करना चाहिए? जो हमारा मुतालबा है सर वो ये है कि जो सैयद काज़म हुसैन शाह साहब को उनके घर के करीब से उनके खेत से उठा के इंडियन आर्मी ले गई है। हम ये मुतालबा करते हैं यूनाइटेड नेशन से, आर्मी बरादरी से कि इस जारियत का नोटिस लिया जाए। एक और साथ ये कि उनका जो जस्द खाकी है उसको फ़ौरन हमारे हवाले किए। जब वो रिटायर्ड हेडमास्टर थे उनके ऊपर जो एलिगेशन इंडियन मीडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो दहशतगर्द थे या जिस तरह की भी वो कर रहे हैं, उसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसकी मजम्मत करते हैं। और साथ आलमी बरादरी से, हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो तबका है, मीडिया का है, दीगर जो इंसानी जो बरादरी है उससे कि वो इंसानी हमदर्दी के बुनियादों पर कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, गोलाबारी की जा रही है, उनको घरों से उठाकर बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। वो जो क्लिप्स उन्होंने चलाए हैं जिसमें उनको दिखाया जा रहा है कि उस बुजुर्ग शहरी को वो बाजू काट रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से बाजू को काट कर उसके बाद वो गोली चलाते हैं उनके ऊपर, फिर उसके ऊपर वो नारे लगाते हैं, घसीट के ले जाते हैं। ये तशद्दुद है, ये कश्मीरियों की नस्ल कशी करने के मुतरादिफ है। हम सारे जुल्म की मजम्मत करते हैं, आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि इस बर्बरियत का नोटिस लिया जाए। अब एक तो ये काज़म साहब वाला वाक़ा हो गया, मगर कितना गैर मामूली है इस तरह से आजकल ये हालात ख़राब हैं या इतना ज़्यादा फायर आ रहा है? ये आज सुबह तकरीबन 7 बजे रमज़ान के महीने में लोग जो इबादत में मशगूल थे और इंडियन आर्मी की जो है बिला इश्ताल फायरिंग शुरू होगी। और ये फायरिंग का सिलसिला जो है ये कभी रुकता है कभी फिर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? ये तकरीबन पिछले 6 माह से जो है ये जारी है। स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। एमएससी पढ़ी तालिबा पिछले दिनों सैयद ख़ानदान जो थे उनकी मडोल में वहाँ पे शहीद हुई है। और सैयद काज़म शाह जो हैं वो टीचर थे, वो एक उस्ताद थे और फिर रिटायर्ड हुए वो। उसके बाद उनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और दुनिया का कोई कानून ये नहीं कहता कि आप नाते कश्मीरियों को जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको उठा के यहाँ से और फिर उनका जस्दे खाकी उस पर यह जुल्म है कि इस वक्त तक वहाँ पे उनकी डेड बॉडी जो है वो वापस नहीं आई है। ये लोग मुतालबा करते हैं कि उनकी डेड बॉडी फ़ौरन जो है वो वापस आनी चाहिए। क्रॉस इस तरह से कर जाए, अब आप लोग सारे बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर रहते हैं, तो पहले भी ये होता था कि कोई क्रॉस कर जाता था तो उसे वापस नहीं करते, या पहले लोग इस तरह से जाते थे तो वो वापस आ जाते थे? आज एक दरा शेर खान से जी दरा शेर खान से एक बॉडी गई थी, एक बंदा उन्होंने उठाया था, वो वापस भेज दिया था, लेकिन उसकी बड़ी बुरी कंडीशन थी। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के साथ आपस में कोई ऐसा हो तो वो डेड बॉडी आ सकती है। तो हमारा यहाँ बेसिकली जो एहतजाज करने का जो वाहिद मकसद ये है कि हम ये बताएं कि जो यहाँ से जो LOC के ऊपर रहने वाले लोग हैं, ये तो बिला मुआवजा एक वहाँ दूसरे लफ्ज़ों में एक आर्मी है जो अपनी हिफाजत भी करती है और साथ जो है वो अगर कोई कहीं वहाँ खेतों के अंदर कोई काम कर रहा हो तो आज जो ये गोला पड़ा है यहाँ कुकुटा के मकाम के ऊपर जो एक जवान आदमी जो है वो शहीद हुआ है। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट से भी जो मुतालबा करते हैं कि ये जो करीब तरीन उनकी पोस्टें हैं जहाँ से वो फायर करते हैं, यहाँ जवाबी भरपूर ये जवाब देते भी हैं, मज़ीद ज़रूरत है इसकी। कितना मुतासिर किस तरह से हुए हैं? क्या आपके काम चल रहे हैं, स्कूल जो है वो बच्चों का जो जाना वो किस तरह से है? और फिर मैं ये भी चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की मुश्किल पता चले कि ये पिछले 7-8 महीने से जो है वो यहाँ पर जो है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सीज़ फायर लाइन पे जो ये मायदा भी हुआ था फायर बंदी का, लेकिन 7-8 महीने नहीं बल्कि मसलसल पिछले कई दहाइयों से जब से मायदा हुआ है, इंडिया मसलसल वक्फे से इस मायदे की खिलाफवर्जी करता रहता है। और जो हमारी ज़िंदगी हैं, जो हम LOC पे लोग रह रहे हैं, वो इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल बना दी जाती हैं कि हमारे नज़दीक तो सीज़ फायर है, लेकिन हम जब सुबह घरों से निकल जाते हैं अपने काम काज के लिए, हमारे बच्चे स्कूलों को निकल जाते हैं, तो अचानक 7 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, हमारे लोग काम में मसरूफ़ होते हैं, तो पूरे इलाके में एकदम से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है।
छोटा फायर आता है, बड़ा फायर आता है यहाँ पे? इस वक्त हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया जा बड़े बड़े फायर आ रहे हैं, बड़े फायर किए जा रहे हैं। और आज सुबह जब का मैं चूँकि चश्मदीद गवाह हूँ कि मैं ट्रैवल पे था जब फायर शुरू हुआ, तो मैंने स्कूल के बच्चों को भागते हुए देखा, चीखो पुकार सुनी। मैंने अपनी गाड़ी को एक जगह पर खड़ा किया और बहुत सारे बच्चों को मैं एक मकान में महफूज जगह पर लेके गया। तो ये इंडियन जो फोर्सेस हैं उनका ये एक वतीरा बना हुआ है कि और आए लोग हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पिछले 5-7-8 महीनों से ये मामूल बना हुआ है, मामूल ज़्यादा अरसा हो गया। अच्छा, ये मैं यही जानना चाहता हूँ, अब जरा बाकी लोगों के कामकाज आपके किस तरह से मुतासिर हुए सारी टेंशन के वजह से? सर यहाँ पर जो इंडियन आर्मी गुज़श्ता कई अरसा से, ये तो अभी 6 या 7-8 माह नहीं बल्कि 1 साल से वक्तन यहाँ वो सीज़ फायर माहे की जो जब वायलेशन करती है तो यहाँ पर निहत्ते लोगों पर अभी भी आज भी मैं आपको बताऊँ कि आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं। जिस जगह पे आपने जाना था वो यहाँ से आगे है, तो वहाँ पे तो आगे जा ही नहीं सकते वो, क्योंकि आज सुबह से आप लोग क्या करते हैं फिर? घर बार आपके खुले पड़े हैं? घर बार खुले पड़े हैं। वो लोगों ने यहाँ पर खुद से वो कुछ अपना डिफेंस किया हुआ होता है, जब फायरिंग होती है तो वो उसमें चले जाते हैं। तो ये लोग उधर से आए, आगे से आए हुए हम सारे लोग। मोर्चा बंद होके गुजारना पड़ता है मोर्चा। दूसरा ये है कि अगर हम शहर में लोग आगे ज़्यादातर मेहनत मजदूरी के लिए, फायर हो गया वापस नहीं जा सकेंगे। अब पीछे ख्वातीन और बच्चे तड़प रहे होते हैं, वो उनके अंदर एक नफसियाती खौफ आ जाता है कि तो ये है कि हमारा मजा नहीं वापस। यहाँ पे खेती बाड़ी कोई करता है उधर बॉर्डर के पास? कोई तरह मुझे बताएं कौन करता है? अच्छा, आप करते हैं, आप भी करते हैं। अच्छा, ये खेतों जो बिल्कुल बॉर्डर के पास खेत है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? आपके लिए कितना मुश्किल हो गया अभी आजकल वहाँ पर काम करना? तो बहरहाल जब सीज़न आता है तो फसल की कटाई के वक्त बाज़ औक़ात फायर वो करते हैं। तो ये जहाँ पे हम काश्त करते हैं ये बिल्कुल अपने खेतों से उन्होंने उठाए। हाँ, रात को हम कई दफ़ा फसल काश्त करते हैं, उसको कोई कटाई वगैरह या बिजाई वगैरह रात को क्यों कर रहे हैं? वो फायरिंग करते हैं इस वजह से। दिन के वक्त फायरिंग करते हैं अगर जो है वो काम जी 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 उन्हें पता नहीं चलता? ज़ाहिर बात है अगर फौजी बंदे और सिविलियन बंदे में तो फ़र्क पता चल सकता है अगर देखा जाए। वो जान के सिविलियंस पे भी जान के फायर करते हैं, स्कूलों पे फायर करते हैं, आम आदमी पे फायर कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट पे करते हैं। हमारे कई सारे वाक़यात पीछे ऐसे हैं तारीख के अंदर के हमारे सिविलियंस पे उन्होंने जान के फायरिंग की है। और कश्ती में पहले हमारी कश्ती होती थी तो हमारी तो ये सिचुएशन होती थी कि हम सुबह फजर के वक्त निकलते थे और इशा के बाद अंधेरे में चलते थे, कश्ती के ऊपर देख के मारते थे। वो कि आप किस तरह से मुतासिर हुआ जी काम काज रहना सहना ये जो अभी वाली टेंशन में? सर आज हम तो मुतासर हैं इसलिए हमारे घर के पीछे जो बिजली का एक खंभा है उसके ऊपर भी आज गोला लगा है, वो कार उसकी टूटी हुई है, वो रोड में पड़ी हुई है। तो इससे जो है हम बहुत मुतासर हैं। कौन सा गाँव है? ये मेंढला के गाँव। मेंढला में? जी हाँ। तो खेती बाड़ी के लिए भी करने के लिए भी हम मुतासर हैं और जो है ना वास्ते घास के लिए भी काटने के लिए भी बहुत मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हमारे लिए ये बहुत प्रॉब्लम है। तो आपके बच्चे जो हैं वो गांव के वो स्कूल जाते हैं या नहीं अभी आजकल जा रहे हैं? तो फायरिंग अगर ज़्यादा हो जाए, अभी आज फायरिंग हुआ ना, अभी वो 2-3 दिन तक स्कूल तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमको डर रहेगा कि बच्चे को अगर स्कूल भेजा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। जी क्या, एक मिनट हुसैन शाह साहब के बारे में जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा जो मुतालबा है कि जो इंडियन मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया है और पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि काज़म हुसैन शाह एक टेररिस्ट थे और गाइड थे। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप जो असल जगह है वहाँ पे चलें और जो वो रसा हैं उनने 10 बजे के बाद सबसे पहले जो अमल किया है वो हमारी जो चौकी है थाना उससे कंसल्ट करके FIR कटवाई और फिर अदारों ने वहाँ नक्शा लगाया है। इस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि वहाँ चला जाए और एग्जैक्ट उस जगह को लोकेट करके फिर दुनिया को बताया जाए कि काज़म हुसैन शाह कोई टेररिस्ट नहीं था, वो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान। और फिर जो मुतालबा दीगर साथियों ने भी कहा कि हम उनका जस्ते खाकी, हम दुनिया से, यूनाइटेड नेशन से, आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि उनका जस्ते खाकी हमारे हवाले किए जाए, उस प्रोपेगेंडे का तोड़ किए जाए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्ते खाकी हमारे हवाले न किया तो हम इस रोड पर तादम मरग भूख हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक बुजुर्ग शहरी को उठाकर वो ले जाएं और फिर उसके ऊपर लेबल दहशतगर्दी का लगाकर हमें ही मतलब बदनाम किया जाए।
तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आलमी बरादरी से, हुकूमत हिंदुस्तान से, साफ़ियों से, दानश्वरों से, वकला से मुतालबा करते हैं पूरी दुनिया के लोगों से कि वो इस बर्बरियत का नोटिस लें और उसका जस्ते खाकी हमारे हवाले करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। ये यहाँ पर जो है वो लोगों का एहतजाज जो है वो अभी जारी है और ये बुनियादी मुतालबा यही है। एक तो ये कि ये मुतासरा इलाके के लोग हैं यहाँ पर और रोड पर जो है ये एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि ना तो ये अपने घरों में जा सकते हैं, ना ये कामकाज वहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है सारी की सारी जो है ये अभी पिछले 7-8 माह में जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई है और इसी सारी सूरत हाल में ये लोग जो हैं ये बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। बहरहाल ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एक सेक्टर है, यहाँ से आगे कुछ दूर जो है वो मंडला गांव है जहाँ से वो काजिम अली शाह का ताल्लुक था। वो ये वही बुजुर्ग है जिनका हमने आपको बताया पहले कि वो किस तरह से जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ चले गए और फिर अभी उनके बारे में इतला ये आई है कि भारत ने जो है वो वहाँ पर वही रवैया रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि जी कि ये दहशतगर्द थे और इन्होंने जो है वो बॉर्डर क्रॉस किया। बहरहाल इस केस के हवाले से भी अभी मैं चाहता हूँ ज़रा मज़ीद बात करें, फिर थोड़ा इधर हम आगे जाएंगे और कुछ मज़ीद लोगों से ज़रा बात करेंगे और जानेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त जो है वो हालात क्या है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है आखिर क्या वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हालात इस कदर ख़राब हो गए और ये बड़ा गैर मामूली है। पिछले 7-8 महीनों में अगर उठा के देखा जाए तो इतने हालात कभी ख़राब नहीं हुए जितने अब हैं। एक बात तो तय है कि बुरहान वानी की शहादत के बाद जिस तरह से कश्मीर में रद्द-ए-अमल देखा गया और फिर उसको दबाने के लिए जिस तरह से भारत ने ताकत का इस्तेमाल किया, यकीनन उसके बाद अब ये जो मामलात हैं कश्मीर के अंदर वो भारत के बस में भी नहीं रहे और शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए यहाँ पर जो है वो LOC के इस तरफ जो है वो फायरिंग की जाती है और कहा यह जाता है कि दरअंदाजों को या दहशतगर्दों को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कश्मीर में हालात अभी ये हैं कि कश्मीर में ये जो मैंने 7-8 महीने का जो है वो अरसा आपको बताया, इस दौरान जो है वो तकरीबन 160 से ज़ायद जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्हें शहीद किया जा चुका है। 16,000 के करीब जो लोग हैं मुजाहरों में या भारतीय फ़ौज की फायरिंग से ये लोग ज़ख्मी हुए हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली इस्तेमाल हुआ है और जो आदाद शुमार है इस हवाले से वो 74 नौजवान ऐसे हैं जिनकी बिनाई जो है वो चली गई है और तकरीबन 203 ऐसे हैं रिपोर्ट हुए हैं जिनकी एक आंख ज़ाया हो गई और 2,500 के करीब ऐसे हैं जिनकी बिनाई को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 15,000 के करीब जो है वो लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अब ये बड़े गैर मामूली हालात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और ऐसा लगता है कि ये जो यूज़ ऑफ फोर्स की ताकत के इस्तेमाल की जो पॉलिसी है इसको कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत की हिमायत भी हासिल है। अभी वो जो वाक़या पेश आया कि एक जीप से कश्मीरी को बांध कर जो घुमाया गया तो उस जिस फौजी अफसर ने ये किया था उसको तंबीह करने की बजाय या एक ऐसी चीज़ जिसको वॉर क्राइम माना जाता है वो उसको सज़ा देने की बजाय जो है वो उसे एजाज़ के साथ नवाजा गया। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये मामला हो रहा है इस सब के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत की रियासत की पॉलिसी भी है और यही चीज़ जो है वो हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीके से हालात को ख़राब किया जा रहा है, ये मेरे पीछे बटल सेक्टर है, यहाँ पर जो है वो आज भी फायरिंग हुई है और हालात अब से कुछ देर पहले भी जो थे वो कशीदा हैं। इस आबादी को जिस तरह से नुकसान पहुँचा है तो ऐसा लगता है कि इस तमाम के पीछे भी कहीं ना कहीं पर जो है वो रियासत जो भारतीय हुकूमत है उसकी पॉलिसी बाहर तौर जो है वो मौजूद है। मगर लोग इस सारी सूरत हाल में बड़े परेशान हैं क्योंकि जब यहाँ पर फायरिंग होती है या यहाँ पर गोलाबारी होती है तो यहाँ पर सब काम काज जो है वो रुक जाता है और दोनों तरफ जैसा मैंने कहा मुस्लिम आबादी है तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ से जवाब तो दिया जाता है मगर वो बड़ा रिस्ट्रेंट जवाब होता है और ये जो इलाका है ये बटल का, सतवाल का, इसके पीछे रावला कोट है, ये तमाम के तमाम वो इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो कि बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं। भारतीय साइड पर इतनी आबादी नहीं है इसलिए जो नुकसान होता है वो यहाँ पर होता है और शायद इसी वजह से भारतीय फोर्सेज जो हैं वो इस इलाके को और यहाँ पर सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाती है। मेरे साथ इस वक्त दो और लोग मौजूद हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो करीबी इलाका है इसी के जो है वो रेजिडेंट हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सरदार मोहम्मद नसीम है। मैं कहाँ के रहने वाले? मेंढर गाँव का रहने वाला हूँ जी। और मेरा जो ज़मीन है वो इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में चली गई है और मैं शिफ्ट होके अजीरा आ गया हूँ बाल बच्चों के लेकर। ये कैसे कब्ज़े में कैसे चली गई? ये जब फायरिंग होती है तो वो जो साथ वाली जगह होती है वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। वो उनकी पोस्टें आगे आ रही हैं,
वो दिन ब दिन आगे कब्जा करते हैं। तो हम इसलिए हमें ज़रूरी ज़मीन है या आपका वो घर था? हमारा घर था, ज़रूरी ज़मीन थी, सब कुछ था, लेकिन वो अब उनके तरफ चला गया है। तो हम यहाँ से शिफ्ट होके जीरे आए। आए दिन पूरे बॉर्डर पे जो है ना हमारे जो लोग सिविलियन हैं उन पर फायरिंग हो रही है, उनके माल मवेशियों को मारा जा रहा है, उनके बाल बच्चे जो स्कूल में होते हैं, एक दहशत फैला रखी है हिंदुस्तान की आर्मी ने। हम अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि ये कश्मीर जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि कश्मीरियों को हक दिया जाए कि वो फैसला करें कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, वो फैसला जो उसके मुताबिक। मुझे बताइए, अभी ये क्या पहले भी इस तरह से हालात खराब थे या अभी ये आजकल में ज़रा ज़्यादा हुआ? ये जब फसल उगाने का वक्त होता है या ये कोई इनका टाइम नहीं होती है, ये किसी वक्त भी अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं सिविलियन लोगों पर, जिससे हमारे बहुत सारे नौजवान माजूर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। हमारे जो बच्चे स्कूल में माजूर हो चुके हैं, गाड़ियों पे ये फायरिंग करते हैं, ये वो जो कश्ती जाती है उस पर फायरिंग करते हैं। बड़े मुश्किल से जो है ना वहाँ ये कंट्रोल बॉर्डर लाइन पे जो है ना हमारे लोगों का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम एहतसाम कादरी है। एहतसाम साहब, कहाँ के आप रहने वाले हैं? तितली नोट से, क्रॉसिंग पॉइंट। वहाँ से वो गाँव? जी जी। क्या अभी इस वक्त क्या हालात हैं उधर आगे? आप तो बिल्कुल जो है वो कंट्रोल लाइन के ऊपर रहते हैं। सर ऐसा है कि जब भी फायरिंग होती है तो हम पूरा तितनोट जो हमारा इस पार मतलब बॉर्डर है, उस पार भी बॉर्डर है, हम बॉर्डर के चारों तरफ मतलब उस घेरे में, तो हम बॉर्डर के उसके कटारे में रह रहे हैं चारों तरफ घेरे में। तो पहली बात है हम बॉर्डर पर रहे उसमें रह रहे हैं। इधर से अगर हालात अभी इस वक्त अभी हालात वहाँ पर क्या है? हालात सर, जब इधर फायरिंग होती है तो उधर भी खौफ और आपकी फजा फैल जाती है। जब उधर बासपुर की तरफ हो तो उस पार भी मतलब ऐसे ही होता है। अगर मंडला में ऐसा कोई इकदाम होता है तो उधर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही मतलब ये चारों तरफ हमारे ऐसे बॉर्डर एरियाज जो जिसका हमारा जो रेशियो है तल्लक है तितनोट के साथ तल्लक है, क्योंकि जो मेन हमारी सड़क है ये बासपुर अजीरा ये सब को उसको बिलोंग करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक? मेंढला हजीरा पुंछ कश्मीर से। अच्छा, क्या अभी हालात क्या हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो है वो बॉर्डर के ऊपर? रहमान भाई, बॉर्डर तो हम जब से पैदा हुए हैं, मेरी उम्र हो गई है 52 ईयर्स, बॉर्डर से उससे पहले की है, ये तकरीबन 70 ईयर्स हो चुके हैं बॉर्डर को। बॉर्डर के लोग के तो हौसले बुलंद है, हम तो बस ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से आज़ादी हो। तो इस आज़ादी में जिस तरह मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की शहादत चंद माह पहले हुई है, उसने एक नई सिमत दी है आज़ादी के लिए। बॉर्डर के बिल्कुल साथ वाले इलाके हैं, तो एक आपका इलाका है, उससे आगे भी इलाके हैं। इन इलाकों में लोगों के कामकाज, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों में हमने सुना है को फायरिंग बढ़ गई है, किस तरह से मुतासर हुआ है ये? इस आप लोगों की ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ा है, ये जो अभी जो टेंशन बनी है? ज़िंदगियों, हम खेतों में काम करने से मुतासर होते हैं, खेतों में काम नहीं कर सकते, हमारी फसलें नहीं होती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो मुलाजिम लोग होते हैं उनके लिए आने जाने के प्रॉब्लम होते हैं। और सबसे ज़्यादा वो तकरीबन उन्होंने 2002 में एयर शेल जब उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसके बाद उन्होंने ये 14 साल के बाद ये 3 माह पहले उन्होंने एयर शेल इस्तेमाल किए। सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे होते हैं, जो आप टेंशन अभी देख रहे हैं, जिस तरह की फायरिंग या जिस तरह का जो गोला वहाँ से आ रहा है, ये 14 साल में ये पहले नहीं आपने देखा? एयर शेल उन्होंने 14 साल पहले इस्तेमाल किए, 1-2 दिन उसके बाद फिर अब ये। क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इतना एयर ब्लास्ट होता है, हवा में जब फटता है तो वो बहुत दूर तक उसके टुकड़े जाते हैं। एक आदमी दीवार के पीछे हो, जहाँ भी हो वो टुकड़े जाके लगते हैं, लोग जख्मी होते हैं। के लोग फिर क्या करते हैं? अभी ये तो आप बड़े ख़तरनाक हालात बता रहे हैं। रहमान भाई, इलाके के लोग, ये हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन को तो नहीं छोड़ सकते। आपकी ज़मीन किधर है? ये जो जहाँ से सैयद काज़म हुसैन शाह साहब को लेकर गए, ये मेरी ज़मीन है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है। जो हमारी पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट मेरी ज़मीन के एक कोने में है, दूसरे कोने में इंडियन पोस्ट है। अच्छा। तो बीच में तकरीबन जहाँ से शाह साहब को ले गए, इससे 300 गज पीछे तक हम घास काटते हैं।
अच्छा, तो अभी जो है वो वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी नहीं जा सकते? नहीं, हम सिविलियन तो वहाँ रहते हैं, वहाँ हमारी पानी का टैंक बना है, घास काटते हैं हम वहाँ से। सिविलियन और जो मुकामी लोग हैं हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर से आए या मिलिट्री के अपने तफजात होते हैं, हो सकता है इंडियन कोई ऐसा हो वो हवाई फायरिंग कर दें, या कोई ऐसा हो जो बाहर से आदमी है उन्हें कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि मिलिट्री के इन हालात में जो है वो गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अगर फायरिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या बचाव का क्या तरीका क्या होता है? घरों में ही बैठ जाते हैं, और क्या कर सकते हैं वहाँ। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर हर वक्त एक खौफ है। खौफ बच्चों को, ख्वातीन को होता है, लेकिन बाकी हमारे हौसले तो बुलंद है। हमने तो हिंदुस्तान से आज़ादी लेनी है, हम तो चाहते हैं। ये सीज फायर लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कुछ लोग कहते हैं, ये सीज फायर लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है, सीज फायर लाइन है। 1947 में ये सीज फायर लाइन कर हुई थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने बात की हमसे, थैंक यू।